हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ, या यूं कहें आज की तारीख में ये आईपीओ ओपन हो गया है, पाइन लैब्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ 7 से लेकर 11 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की, उन्हें फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने, तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर काफी कम डिमांड चल रही है, 5% के आसपास ही डिमांड है, 11 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो डिमांड अभी काफी कम है और एंकर लिस्ट तो आ चुकी है, बट हम क्या कि शाम वाली वीडियो के अंदर सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है 1998 मतलब 1998 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब मान के चले कि 27 साल हो चुके हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, इसको मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो सिंपल भाषा में बताऊं कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, आप कई सारी जगह जैसे सिनेमा वगैरह है या रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो कार्ड वगैरह स्वैप करते होंगे, कोई कार्ड से पेमेंट करता होगा। तो आपने जो कार्ड स्वैपिंग की मशीन है या कार्ड से पेमेंट का, तो मशीन होती है, आपको पता होगा। तो वो मशीन अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो काफी सारी जो मशीनें हैं वो पाइन लैब्स की होती है। पाइन लैब्स इसको मैन्युफैक्चर करता है, मतलब उसको सेलिंग भी करता है और इसकी पूरी सर्विसेज वगैरह भी देता है। तो ये टॉप लीडिंग कंपनी है, मतलब डिजिटल पेमेंट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर, या आप यूं कहें जो कार्ड स्वैपिंग जो पेमेंट होता है उसके अंदर आप स्पेशली इसकी स्पेशलिटी मान सकते हैं। तो ये कंपनी जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का काम करती है, मतलब अगर हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे कार्ड से पेमेंट करते हैं या टैप एंड पे करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक भाई कार्ड का पेमेंट इजी नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि पहले कार्ड की डिटेल फैच होती है, वो बैंक को भेजी जाती है, बैंक को भेज के फिर वापस क्या है कि वहां से अप्रूवल आता है। वो बहुत काम फास्ट 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 होता है, मतलब आप यूं मान के चलिए 5 से 10 सेकंड के बीच में ये सारी चीजें हो जाती है और पेमेंट भी हो जाता है। ये बीच में जो कड़ी होती है उसका ये कंपनी काम करती है। तो अगर रेवेन्यू ब्रेकअप निकालें तो देखिए, कोई भी पर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर क्या है कि बैंक से या तो छोटी सी फीस लेती है या मर्चेंट से लेती है, तो इसको कमीशन वगैरह मिलता है। तो 70% जो रेवेन्यू है वहीं से इसका जनरेट होता है। बाकी उसके अलावा 30% का रेवेन्यू आप मान के चलिए जो पीओएस मशीन होती है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, गिफ्ट कार्ड होते हैं, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, ये सारी जो सर्विसेज होती है वहां से इसकी एनुअल फीस वगैरह भी लेती है मर्चेंट से या बैंक से। तो वहां से 30% का रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है और इंडिया से रेवेन्यू 85% का, एक्सपोर्ट से 15% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। ओवरऑल ये पेमेंट सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करवाती है और पेमेंट सॉल्यूशंस के अंदर ये टॉप जो लीडिंग कंपनी है उसके अंदर इसका नंबर आता है। अभी ज्यादातर ये चल रहा है जो एक वो पेटीएम का डब्बा देती है, भाई अपन स्कैन पे करते हैं, तो उसके अंदर पेटीएम भी एक इसका कंपिटिटर है। बाकी एचडीएफसी, एसबीआई वगैरह जैसी कंपनियां कंपिटिटर हैं। बाकी कार्ड स्वैपिंग के अंदर इसकी स्पेशलिटी है। ओवरऑल अगर मार्केट शेयर इसका देखें तो 14 से 16% के बीच में है। तो ओवरऑल सेक्टर तो अच्छा नजर आ रहा है। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। तो फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर हमें लॉस देखने को मिला, मतलब प्रॉफिट के अंदर नहीं है ये कंपनी। ये बड़ा नेगेटिव लगा मुझे। बाकी एबिटा जो भी टैक्स वगैरह से पहले या जो भी डेप्रिशिएशन वगैरह से पहले जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर भी उतार चढ़ाव है। बाकी नेटवर्थ इसकी नेगेटिव है, रिजर्व्स इसके हाथ में नहीं है, बोरोइंग्स थोड़ी सी ज्यादा है, 800 करोड़ रुपए के आसपास की। हालांकि आईपीओ के पैसे से 532 करोड़ रुपए अपना डेट पे करेगी, बट उसके बाद भी कुछ उधारी रह जाएगी। ओवरऑल फाइनेंशियली थोड़ी ये कंपनी वीक नजर आ रही है। इसको प्रॉफिट के अंदर आना पड़ेगा तब ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। तो अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर इसकी वैल्यूएशन अगर देखें तो इसका जो पी है वो नेगेटिव है FY25 के हिसाब से अगर देखें तो। बाकी जो अदर कंपनीज है जैसे पेटीएम है, जैगल है, शॉपिफाई है, इसके अलावा और भी दो चार कंपनियां हैं, तो उनका पी 16 से 101 के बीच में निकल कर आता है। और पेटीएम है वो भी, उसका तो पी नेगेटिव है, वो भी लॉस के अंदर है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो वैल्यूएशन, इसके पी तो नेगेटिव है, ज्यादा तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट वैल्यूएशन मुझे ओके ओके ही नजर आ रही है, सस्ती वगैरह नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक कंपनी नजर आ रही है। वैल्यूएशन भी ओके ओके, मतलब इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आईपीओ 7 से लेकर 11 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। इसका जो प्राइस बैंड है 210 रुपए से लेकर 221 रुपए के बीच में। लॉट साइज है 67 शेयर्स का और टोटल इसका इश्यू साइज है 3899.91, मतलब लगभग आप मान के चले 3900 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। फ्रेश इशू है 2080 करोड़ रुपए के। इसका अच्छा उपयोग हो रहा है 532 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर। 60 करोड़ इंडिया से बाहर ये खर्च करने वाली है जहां पर इसके काम वगैरह चलते हैं, और 760 करोड़ रुपए आईटी क्लाउड सर्विसेज वगैरह को इंप्रूव करने
में ये काम में लेने वाली है। OFS है 1819 करोड़ रुपए का, एम्प्लॉइज को 21 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, स्टील पोर्शन 10% का है और इसका मार्केट कैप बनेगा 25,300 करोड़ रुपए के आसपास इस प्राइस बैंड पर। यह ओवरऑल आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरे भरोसे आप कोई भी डिसीजन ना लें, मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो, हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं सिर्फ रिस्क मापने के लिए और कुछ नहीं है कि रिस्क कैसी है और अभी के हिसाब से डिमांड वगैरह कैसी है। जीएमपी अगर देखें तो जीएमपी 5% के आसपास है, मतलब डिमांड काफी कम है। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा होता है बट इसके रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं। तो जीएमपी में अभी 0 पॉइंट मिलता है। 20% हो तो मैं 1 पॉइंट पूरा देता हूं, 10% हो तो आधा पॉइंट, 10% से भी कम है तो 0 पॉइंट। वैल्यूएशंस ओके है तो वैल्यूएशंस के अंदर आधा पॉइंट। बाकी एंकरलेस और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए थोड़ा रिस्क की कंपनी है नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि इसका सेक्टर काफी अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है और पाइन लैब्स की सर्विसेज वगैरह अच्छी है काफी। और अपने जो ये सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनीज है उसके अंदर ही इसका नंबर आता है। और फ्रेश इश्यूज अपना डेट पे कर रही है, काफी अच्छी बात है और फ्रेश इश्यू का पोर्शन भी ज्यादा है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव देखिए कि फाइनेंशियली थोड़ी वीक कंपनी नजर आ रही है और अभी लॉस के अंदर है, ये बड़ा नेगेटिव है। वैल्यूएशंस ओके है। देखिए सेक्टर वाइज अट्रैक्शन है, अगर कंपनी प्रॉफिट के अंदर होती तो मुझे लगता है इसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता, बट लॉस के अंदर है, यही इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो ये इसको क्या है कि रिस्क के अंदर डाल देता है। तो सेक्टर वाइज अट्रैक्शन है बट रिस्क भी साथ में बना हुआ है। कि आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद की हेल्प हुई है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली ये रिस्क की कंपनी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि भाई 2-3 साल और इसको देने चाहिए प्रूफ करने के लिए। अगर ये प्रॉफिट के अंदर आती है, कुछ अपने को साबित करती है तो अच्छी बात है, बाकी तो रिस्क तो बना हुआ ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।